जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सुनामी और चट्टान यानी कि रॉक्स, इन दो विषयों पर अध्ययन करेंगे। तो पहले सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही तरंगें होता है, हार्बर वेव्स। तो सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही तरंगें यानी कि हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स। तो सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाही तरंगें, बंदरगाही तरंगें, हार्बर वेव्स। तो सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही तरंगें, हार्बर वेव्स होता है। सुनामी तरंगों की श्रृंखला होती है, सुनामी तरंगों की श्रृंखला होती है, तरंगों की श्रृंखला, सुनामी तरंगों की श्रृंखला होती है। यह विशेष प्रकार की तरंग होती है जिसे छिछले जल की तरंग कहते हैं। इसका वेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। सुनामी का वेग बराबर अंडर रूट जी एच, अंडर रूट जी एच। यहाँ पर जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और एच का मतलब है जल की गहराई। तो सुनामी का वेग बराबर होता है रूट में गुरुत्वीय त्वरण इंटू समुद्र की गहराई। तो सुनामी का वेग है। इस प्रकार सुनामी का वेग गहरे जल में अधिक होता है। सुनामी का वेग बराबर अंडर रूट में जी एच, जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, एच मीन्स होता है समुद्र की गहराई। यानी कि सुनामी का वेग डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर और समुद्र की गहराई पर। इस प्रकार सुनामी का वेग गहरे जल में अधिक होता है। जितनी ज़्यादा गहराई होगी समुद्र की, वहाँ पे सुनामी का वेग उतना अधिक होगा। किंतु जैसे जैसे यह तट की ओर पहुँचती है, जल की गहराई कम होती जाती है तथा इसके वेग में कमी आती जाती है। किंतु ऊंचाई असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। वेग में कमी तो आती है लेकिन ऊंचाई में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है। इसे शोलिंग प्रभाव कहा जाता है। फिर से, सुनामी जो है वो जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री तरंगे यानी कि मतलब बंदरगाही तरंगे, हार्बर वेव्स। और सुनामी एक प्रकार की तरंगों की श्रृंखला होती है और सुनामी का जो तरंगों की वेग है वो डिपेंड करती है समुद्र की मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर और समुद्र की गहराई पर। तो इन दोनों के गुणनफल के अंडर रूट में या स्क्वायर रूट के बराबर होता है समुद्र का मतलब सुनामी का वेग। यानी सुनामी का वेग जो है, स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है गुरुत्वीय त्वरण के। और दूसरा सुनामी का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? गहराई के, समुद्र की गहराई के, एच के। यानी एच का मान, समुद्र की गहराई का मान जितना ज़्यादा होगा उसका वेग उतना ज़्यादा होगा और समुद्र की गहराई जितना कम होगा उसका वेग उतना कम होगा। इस प्रकार से गहरे महासागर में सुनामी का वेग अधिक होता है, जबकि जैसे जैसे हम तटों पर आते हैं महासागर की गहराई कम होती जाती है और वेग में कमी आती जाती है। परंतु सुनामी के उठाव में या सुनामी की ऊंचाई में उसमें असामान्य रूप से वृद्धि होती है। तो वेग में तो कमी आती है परंतु उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। इस प्रभाव को कहा जाता है शोलिंग प्रभाव। यानी जब गहरे महासागर में सुनामी का वेग अधिक है, ठीक है, लेकिन जब तटों पर आते जाते हैं तो उसके वेग में कमी आती जाती है परंतु सुनामी की ऊंचाई में असामान्य रूप से वृद्धि होती जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है शोलिंग प्रभाव, शोलिंग प्रभाव, शोलिंग प्रभाव। गहरे जल में सुनामी का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बनारस से वाराणसी से जाना हो दिल्ली तो 1 घंटा में पहुंच जाएगा वेग, बहुत तेज होता है। तो सुनामी का गहरे जल में सुनामी का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक हो सकता है, जबकि तटीय भाग में इनका वेग 200 मीटर प्रति घंटा,
200 किलोमीटर होगा प्रति घंटा, 200 मीटर थोड़ी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किंतु इनकी ऊंचाई 30 मीटर या इससे भी अधिक हो जाती है। गहरे महासागर में सुनामी का वेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक हो सकता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो सकता है। परंतु इसकी ऊंचाई 30 मीटर, बहुत ऊंचा है 30 मीटर, 30 मीटर या इससे भी अधिक हो जाती है। तटीय भागों में सुनामी जिस सर्वाधिक ऊंचाई को प्राप्त करती है उसे रन अप हाइट कहा जाता है। तटीय भागों में सुनामी जिस सर्वाधिक ऊंचाई को प्राप्त करती है उसे रन अप हाइट कहा जाता है, रन अप हाइट। सुनामी उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक, अंतः समुद्री भूकंप, सबमरीन भूकंप, भ्रंश का निर्माण हो गया या प्लेट विवर्तने की हो गया। दो प्लेटें अगर पास पास मतलब एक दिशा में गति करती हैं तो इससे अधिक वेग और अधिक गति वाली जो प्लेट है वो कम घनत्व और कम वेग वाली प्लेट के नीचे क्षेपित होती है। फिर उसमें एक इम्बैलेंस हो जाता है प्लेटों में, जिससे कि सुनामी का निर्माण हो जाता है। और दूसरा भ्रंश का निर्माण, कि दो प्लेटें अपसरण गति कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरण प्लेट सीमांत बन रहा है, तो ऐसे में भ्रंश का निर्माण होता है। तो इस भ्रंश के सहारे भी सुनामी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। तो अंतः समुद्री भूकंप के कारण, अब भूकंप आ सकता है भ्रंश के निर्माण से, यानी प्लेटों के दूर जाने से, और प्लेट टेक्टोनिक से, प्लेटों के समीप आने से हो सकता है। अंतः समुद्री ज्वालामुखी उद्गार, इससे भी सुनामी आ सकती हैं। तीसरा, अंतः समुद्री काल्डेरा में धंसाव। काल्डेरा मीन्स होता है जब अभिसरण प्लेट किनारों के अधीन या अभिसरण प्लेट सीमांत के अधीन जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे क्षेपित होती है तो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट नीचे गई तो उसमें पिघल करके मैग्मा का निर्माण होता है, और उसमें सिलिका की मात्रा 63% से ज़्यादा होती है, जिसमें फेल्ड्स्पर भी पाया जाता है। चूँकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इस कारण से इस मैग्मा में गाढ़ापन यानी कि श्यानता ज़्यादा होती है। श्यानता ज़्यादा होने के कारण ये आराम से नहीं बल्कि विस्फोट होकर के बाहर आती हैं। जब विस्फोट होकर के बाहर आती हैं तो ज्वालामुखी जन्य भू आकृतियों का निर्माण होता है। अभिसरण, या हम कहें कि केंद्रीय नलिका उद्गार विधि द्वारा अगर उद्गार हो रहा है, जो कि अभिसरण प्लेट किनारों के अधीन ऐसे उद्गार होते हैं जिसमें केंद्रीय नलिका उद्गार विधि से उद्गार होता है। तो केंद्रीय नलिका उद्गार विधि से अगर उद्गार हो रहा है तो दो प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हो सकता है। एक जो उत्थित स्थलाकृति हो, जैसे कि ज्वालामुखी शंकु, और दूसरा एक जो नीचे धंसे हुए स्थलाकृति हों, जैसे कि काल्डेरा या क्रेटर। तो अगर क्रेटर जो कि इस प्रकार से है, इसमें धंसाव हो जाए, ये धंस जाए, तो भी सुनामी आ सकती है। फिर तटीय क्षेत्र में वृहद स्तर पर भूस्खलन हो जाए, बहुत बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो जाए तटीय क्षेत्र पे, तो भूकंप मतलब सुनामी आ सकता है। उल्कापिंड या धूमकेतु का महासागरीय सतह से टकराना। अंतः समुद्री परमाणु विस्फोट परीक्षण से हो सकता है। तो 6 कारण हैं। सुनामी उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: अंतः समुद्री भूकंप, भ्रंश का निर्माण या प्लेट टेक्टोनिक, अंतः समुद्री ज्वालामुखी का उद्गार, अंतः समुद्री काल्डेरा में धंसाव, तटीय क्षेत्र में वृहद स्तर पर भूस्खलन, उल्कापिंड या धूमकेतु का महासागरीय सतह से टकराना, अंतः समुद्री परमाणु विस्फोट परीक्षण। सुनामी के निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
सुनामी तटीय क्षेत्रों में वृहद मात्रा में जनधन और अवसंरचनाओं को क्षति पहुंचाती है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी द्वारा श्रीलंका में 31,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 31,000 लोग। दिसंबर 2004 में आई हिंद महासागर में सुनामी जो आई थी, उसके कारण से श्रीलंका में 31,000 लोगों की मृत्यु हुई। आंकड़ों के अनुसार सन 1850 से अब तक आई सुनामियों में 4,30,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो 1850 से अब तक के सुनामी में 4,30,000 लोग मारे जा चुके हैं। दो आंकड़े। दिसंबर 2004 के सुनामी में श्रीलंका में 31,000 लोग मारे गए, जबकि 1850 से लेकर के अब तक सुनामी के कारण 4,30,000 लोगों की मृत्यु हुई है। सुनामी द्वारा तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपरदन किया जाता है। सुनामी द्वारा तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अपरदन किया जाता है, जिससे तटीय भूदृश्य परिवर्तित हो जाते हैं। सुनामी के विरुद्ध प्रवाल भित्तियां तथा मैंग्रोव सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुनामी के विरुद्ध प्रवाल भित्तियां तथा मैंग्रोव्स सुरक्षा प्रदान करते हैं, किंतु सुनामी की तीव्रता के कारण नष्ट हो जाते हैं या इन्हें अत्यधिक क्षति पहुंचती हैं, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता को भारी क्षति होती है। तो प्रवाल भित्ति मैंग्रोव्स को नष्ट कर देती हैं, जिससे जैव विविधता को बहुत हानि होती है। सुनामी द्वारा महासागरों का खारा जल तटीय क्षेत्रों में मृदा एवं जल प्रदूषण के दशाएं निर्मित करता है। तो मृदा एवं जल प्रदूषण होता है। पहला, अवसंरचनाओं का विनाश होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि दिसंबर 2004 के सुनामी में श्रीलंका में 31,000 लोग मारे गए थे। 1850 से अब तक की सुनामियों में कुल मिलाकर के 4,30,000 लोग मारे गए हैं। और जो तटीय क्षेत्र में अपरदन होता है और कुछ भू आकृतियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं और मृदा और एवं जल प्रदूषण के दशाएं निर्मित होती हैं। सुनामी के वापस जाने के बाद भी जल जमाव की दशाओं के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों के फैलने का खतरा बना रहता है और जैव विविधता की हानि होती है, जैसे मैंग्रोव्स या प्रवाल भित्तियों का विनष्टीकरण हो जाता है। अध्ययनों के अनुसार सुनामी जैसी घटनाएं बच्चों तथा किशोरों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती हैं। सन 2004 की सुनामी के पश्चात सुनामी संबंधित क्षेत्रों में 39% बच्चे अवसादग्रस्त हो गए या अवसादग्रस्त पाए गए। तो अध्ययनों के अनुसार सुनामी जैसी घटनाएं बच्चों तथा किशोरों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती हैं। सन 2004 की सुनामी के पश्चात सुनामी संबंधित 39% बच्चे अवसादग्रस्त पाए गए। तटीय क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर प्रभावित होती हैं, जो कई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। फिर अगला टॉपिक है चट्टान, रॉक। इसमें परिभाषा चट्टानों के प्रकार जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, विशेषताएं व उप प्रकार, शैल चक्र, चट्टानों का मानव जीवन में महत्व, ये सब पढ़ेंगे। चट्टानें खनिजों का संयोग होती हैं। सिंपल सा, चट्टानें खनिजों का संयोग होती हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपृष्ठ का निर्माण होता है, चाहे वह ग्रेनाइट की तरह कठोर हो या मिट्टी की तरह मुलायम, चट्टान कहलाते हैं। ठीक, चट्टानें खनिजों का संयोग होती हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपृष्ठ का निर्माण होता है, चाहे वह ग्रेनाइट की तरह कठोर हो या मिट्टी की तरह मुलायम, चट्टान कहलाती हैं।
यानी ग्रेनाइट भी चट्टान है, मिट्टी भी चट्टान है। भूपृष्ठ का निर्माण जिससे भी होता है, चाहे ग्रेनाइट जैसे कठोर चीज़ें हों, चाहे मिट्टी की तरह मुलायम चीज़ हो, वो सारे के सारे चट्टान हैं। और चट्टान खनिजों का संयोग होता है, खनिजों का मिश्रण होता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत पेट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत चट्टानों की खनिज संरचना, स्रोत, प्राप्ति स्थान आदि का अध्ययन करते हैं। भूपृष्ठ पर तत्व और प्रतिशतता। 8 तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं भूपृष्ठ पर। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा भूपृष्ठ पर जो तत्व हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, फिर सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम, ऐसे करके। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, खाली यही दो मिला करके 7, 6, 13, 4, 2, 6, 7, 73, यानी 75% के आसपास ऑक्सीजन सिलिकॉन ही मिलकर बना देते हैं। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये 8 हैं। चट्टानों के प्रकार। एक आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के प्रकार देखें अगर, तो निर्माण क्षेत्र के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। सिलिका की मात्रा के आधार पर चट्टान के प्रकार, तो अम्लीय चट्टान, माध्यमिक चट्टान, क्षारीय चट्टान, अति क्षारीय चट्टान। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टान जब आएगी तो अभिसरण या अपसरण का परिणाम होगी आग्नेय चट्टान, मैग्मा जब निकलेगा तो। अब अभिसरण होगा तो सिलिका की मात्रा 63% से ज़्यादा होगी। अगर 63% से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे अम्लीय मैग्मा या अम्लीय लावा। तो ग्रेनाइट जो है वो अम्लीय लावा का एग्जाम्पल है। इसमें श्यानता, कठोरता ज़्यादा होती है। और 63% से 52% अगर है, या ऐसे हम कहें कि 53%, 63% से 45, या 63% से 52% के बीच में जो सिलिका अगर पाया जाता है तो उसे माध्यमिक चट्टान कहते हैं। और 52 से 45 है तो क्षारीय है, इसे फैलिक लावा भी कहा जाता है। डायोराइट है अम्लीय में, मतलब ग्रेनाइट है अम्लीय में, डायोराइट है माध्यमिक में, बेसाल्ट है क्षारीय में, बेसाल्ट है क्षारीय में। अति क्षारीय 45% से कम अगर सिलिका है तो वो अति क्षारीय है। 45% या उससे कम सिलिका है तो वो अति क्षारीय है। इसका एग्जाम्पल है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट तो 63% से ऊपर है तो अम्लीय लावा, 63% से 52% है तो माध्यमिक लावा, 52% से 45% है तो क्षारीय लावा, 45% से कम है तो अति क्षारीय लावा। अम्लीय का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, माध्यमिक का डायोराइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट। ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट। ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, 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 पेरिडोटाइट। फिर रवों के आधार पर महीन रवे की चट्टान, बड़े रवे की चट्टान।
एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बाकायदे इसके आग्नेय चट्टान के, प्राथमिक चट्टान के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। तो आग्नेय चट्टान के प्रकार 3 आधारों पर डिसाइड हो सकते हैं। निर्माण क्षेत्र के आधार पर, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। सिलिका की मात्रा के आधार पर, अम्लीय, माध्यमिक, क्षारीय, अतिक्षारीय। 63% से ऊपर अम्लीय ग्रेनाइट हो गया, 63% से 52% तो माध्यमिक डायोराइट हो गया, 52% से 45% तो क्षारीय बेसाल्ट हो गया, 45% से कम अतिक्षारीय पेरिडोटाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया। और रवों के आधार पर महीन रवे की चट्टानें, बड़े रवे की चट्टानें। तो ये हैं आग्नेय शैल के प्रकार। फिर अवसादी चट्टानों के प्रकार। एक यांत्रिक अवसादी चट्टान हो सकता है, जैसे कि जल, पवन, हिमनद। अगर इसके द्वारा चट्टान बन रहे हैं, मतलब आग्नेय चट्टानों का अवसादीकरण हो रहा है जल, पवन, हिमनद के द्वारा, तो वो है यांत्रिक अवसादी चट्टान। एक होता है रासायनिक अवसादी चट्टान, फिर जैविक अवसादी चट्टान। तो यांत्रिक अवसादी चट्टान जल, पवन, हिमनद द्वारा, रासायनिक अवसादी चट्टान, जैविक अवसादी चट्टान। रूपांतरित चट्टान 3 प्रकार की, गतिक रूपांतरण, तापीय रूपांतरण, क्षेत्रीय रूपांतरण। अब पढ़ते हैं बारी बारी। आग्नेय चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा अथवा लावा के ठंडे होकर जमने से होता है। इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है। इस प्रकार के चट्टान में परतों का अभाव होता है, किंतु इनमें रवे पाए जाते हैं। ये पृथ्वी पर निर्मित होने वाली सबसे पहली चट्टानें हैं, अतः इन्हें प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इनमें कोयला तथा पेट्रोलियम आदि की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इनमें धात्विक एवं अधात्विक खनिज अवश्य मिल सकते हैं। आग्नेय चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। जब मैग्मा भूगर्भ में ही ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करता है, तब इन्हें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है पेरिडोटाइट। और पेरिडोटाइट क्या है? अति क्षारीय वाला है, अति क्षारीय। तो उसमें श्यानता बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो अंदर ही रह गई, मान लो, तो वो हो गया अति क्षारीय, पेरिडोटाइट। जब मैग्मा भूगर्भ में ही ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करता है, तब इन्हें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है पेरिडोटाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट आदि। पेरिडोटाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट। किंतु जब भूपृष्ठ पर लावा के ठंडे होने से चट्टानों का निर्माण होता है, तब इसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण हैं बेसाल्ट। तो बेसाल्ट है बहिर्वेदी का एग्जाम्पल, और ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट, गैब्रो एग्जाम्पल है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का। अंतर्वेदी, बहिर्वेदी, जैसे अंदर है तो गैब्रो, यही अगर बाहर आ गए तो बेसाल्ट, अंदर है तो ग्रेनाइट, बाहर आ गए तो रायोलाइट, अंदर है तो डायोराइट, बाहर आ गया तो एंडेसाइट। ये पेरिडोटाइट का आंशिक गलन ही होता है। जो अति क्षारीय लावा है उसका आंशिक गलन ही होता है, क्योंकि इसके ऊपर दाब की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा 63% से ज़्यादा होती है, उन्हें अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें फेल्सपर तथा सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण फेल्सिक चट्टान भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट व रायोलाइट। तो ग्रेनाइट, रायोलाइट एग्जाम्पल हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के। और इस आधार पर देखें तो
अम्लीय आग्नेय चट्टान के, ग्रेनाइट, रायोलाइट। फिर दूसरा जिसमें सिलिका की मात्रा 63% से 52% होती है, उन्हें माध्यमिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल डायोराइट। तो ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट अंतर्वेदी में भी आता है और अति क्षारीय आग्नेय चट्टानों में भी आता है। तीसरा, जिनमें सिलिका की मात्रा 52% से 45% होती है, उन्हें क्षारीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनमें मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता के कारण इन्हें मैफिक चट्टान कहा जाता है। इनका रंग गाढ़ा होता है और ये अपसारी प्लेट सीमांतों के अधीन इसका निर्माण होता है। एग्जाम्पल बेसाल्ट। और ये जब निकलते हैं, उद्गारित होते हैं, तो वो शांत तरीके से उद्गारित होते हैं, ज़्यादा गहराइयों के भूकंपीय मूल का विकास नहीं होता है। और इनके उद्गारित होने से ज्वालामुखी लावा, मतलब ज्वालामुखी पठार या ज्वालामुखी मैदान का निर्माण होता है। चौथा, जिनमें सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है, उन्हें अति क्षारीय या अल्ट्रामैफिक चट्टानें कहते हैं। एग्जाम्पल पेरिडोटाइट। तीसरा, जो मैग्मा अथवा लावा जितनी शीघ्रता से ठंडा होता है, उसके रवे उतने ही महीन होते हैं। जो मैग्मा अथवा लावा जितनी शीघ्रता से ठंडा होता है, उसके रवे उतने ही महीन होते हैं, जबकि मंद गति से ठंडे होने वाले मैग्मा और लावा से निर्मित चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। जो मैग्मा अथवा लावा जितनी शीघ्रता से ठंडा होता है, उसके रवे क्रिस्टल उतने ही महीन होते हैं, जबकि मंद गति से ठंडे होने वाले मैग्मा और लावा से निर्मित चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। यही कारण है कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के रवे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानों की तुलना में अधिक बड़े होते हैं, क्योंकि अंतर्वेदी वाला धीरे धीरे ठंडा होता है और बहिर्भेदी वाला जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ग्रेनाइट एग्जाम्पल है अंतर्भेदी के, और पेरिडोटाइट एग्जाम्पल है बहिर्वेदी के, या बेसाल्ट एग्जाम्पल है बहिर्वेदी के। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। इसके प्रकार में एक था कि यांत्रिक अवसादी चट्टानें, जैसे जल, हिमनद और पवन के द्वारा निर्मित हों तो। दूसरा, रासायनिक अवसादी चट्टानें। तीसरा, जैविक अवसादी चट्टानें। तो प्रकृति में चट्टान विभिन्न मौसमी परिवर्तनों से गुजरती हैं तथा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के अधीन कमज़ोर होने लगती हैं। प्रकृति में चट्टान विभिन्न मौसमी परिवर्तनों से गुजरती हैं तथा भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के अधीन कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त जीवों की क्रियाएं भी चट्टान को कमज़ोर करती हैं। इस प्रकार भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के अधीन चट्टानें टूटकर चूर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें अवसाद कहा जाता है। इन अवसादों का बहते हुए जल, पवन, हिमनद आदि द्वारा परिवहन और निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में अवसाद परतों में जमा होते हैं तथा कठोर होकर चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है तथा वह प्रक्रिया जिनमें इनका निर्माण होता है शिलीभवन, लिथिफिकेशन कहलाता है। अवसादी चट्टानों के निम्न प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं तथा इनके निर्माण की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं जलीय तंत्र में निर्मित होती हैं, जहां ये तली में प्राप्त होती हैं, अतः इन्हें तलछटी चट्टानें कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहते हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं तथा इनके निर्माण की सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं जलीय तंत्र में निर्मित होती हैं, जहां ये तली में प्राप्त होती हैं, अतः इन्हें तलछटी चट्टानें कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स कहते हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें रवों का अभाव होता है। रवे छोटे दानों के रवे और बड़े आकार के रवे। छोटे आकार के रवे तब बनते हैं जब मैग्मा शीघ्र ठंडा होकर के ठंडा हो जाए, तो उसमें बनते हैं सूक्ष्म रवे वाले चट्टानें। जैसे जो चट्टानें जो मैग्मा बाहर आ जाता है,
तो उससे बनता है महीन रवे वाली चट्टानें। और एक होता है जो चट्टानें धीमे धीमे ठंडा होती हैं, तो उनसे बनते हैं बड़े आकार वाली चट्टानें। तो अंतर्वेधी जो चट्टानें मतलब अंतर्वेधी चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होती हैं, तो उसमें जो चट्टानें बनती हैं जैसे ग्रेनाइट, तो बड़े आकार की होती हैं। तो इनमें रवों का अभाव होता है सेडिमेंट्री रॉक में। ये कोयले और पेट्रोलियम की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये भूपृष्ठ के 75% भाग पर विस्तारित होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो भूपृष्ठ के 75% भाग पर विस्तारित होती हैं। ठीक है, किंतु इनका महत्व केवल सतह पर विस्तार के संदर्भ में ही होता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में इनका योगदान केवल 5% है। तो अवसादी चट्टानों का भूपृष्ठ पर विस्तार 75% है, परंतु पूरे पृथ्वी के निर्माण में इनका योगदान 5% ही है। ठीक है, अवसादी चट्टानें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। जब इनका निर्माण जल, पवन, हिमनद द्वारा होता है तब इन्हें यांत्रिक अवसादी चट्टानें कहते हैं। जल द्वारा बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का निर्माण होता है। जल द्वारा बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। पवन द्वारा लोएस, यह नाम फ्रांस से आया है। और हिमनद द्वारा टिलाइट या बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट का निर्माण होता है। तो हिमनद द्वारा जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है उसे टिलाइट कहते हैं। और अल्फ्रेड वेगनर ने भी अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में एक साक्ष्य के रूप में टिलाइट को लिया था। उन्होंने माना था कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, यहाँ पे टिलाइट के जो आकार प्रकार, उनकी गुण विशेषताएं हैं वो एक जैसी हैं, जिससे पता चलता है कि ये सारे सारे आज से 30 करोड़ साल पहले जब पैंजिया नाम का एक भूखंड था वो उसमें समाहित थे और ये शीत कटिबंध में अवस्थित थे। तो जल द्वारा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, पवन द्वारा लोएस, हिमनद द्वारा टिलाइट। जिन अवसादी चट्टानों के निर्माण में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के अवक्षेप पाए जाते हैं उन्हें रासायनिक अवसादी चट्टान कहा जाता है। जिन अवसादी चट्टानों के निर्माण में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के अवक्षेप पाए जाते हैं उन्हें रासायनिक अवसादी चट्टान कहा जाता है। एग्जाम्पल, सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर। सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है जो कि इसमें भी आ सकता है और यहाँ भी चूना पत्थर। जब अवसादी चट्टानों के निर्माण में जीवों के अवशेषों का योगदान होता है तब इन्हें जैविक अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, कोयला, खड़िया। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जब ताप, दाब अथवा दोनों के संयुक्त प्रभावों के अधीन किसी चट्टान के मौलिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा एक नई प्रकार की चट्टान निर्मित होती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। जब दबाव के अधीन चट्टानों का रूपांतरण होता है तब इसे गतिक रूपांतरण कहते हैं। इसमें चट्टान की रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। देखिए, जब दबाव के अधीन चट्टानों का रूपांतरण होता है तब इसे गतिक डायनेमिक रूपांतरण कहते हैं। इसमें चट्टान की रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ग्रेनाइट से नीस बन जाना, दबाव अधिक हुआ ग्रेनाइट पे, नीस बन गया, और शील पे दबाव अधिक हुआ, शिस्ट बन गया। जब कोई चट्टान लावा अथवा मैग्मा के संपर्क में आती है तब अत्यधिक तापमान के अधीन चट्टान के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, तापीय रूपांतरण कहलाता है। इसे स्पर्श रूपांतरण भी कहते हैं तथा इसमें चट्टान के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल,
बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का बन जाना, चूना पत्थर से संगमरमर का बनना, शेल से स्लेट का बनना, गैब्रो से सरपेंटाइन बनना, पीट से बिटुमिनस बनना, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट बनना और बेसाल्ट से ग्रीन स्टोन बनना। जब एक बड़े क्षेत्र की चट्टानों पर उच्च दाब एवं ताप के अधीन रूपांतरण होता है तब इसे क्षेत्रीय रूपांतरण रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। यह पर्वत श्रेणियों में प्राप्त होता है। जब रूपांतरित चट्टानें पुनः रूपांतरित हो जाती हैं तब इसे पुनर्रूपांतरण रीमेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे शेल से स्लेट बनना, स्लेट से फाइलाइट बनना, या पीट से ये बनना और उससे एंथ्रेसाइट बनना। कभी कभी रूपांतरित चट्टानों के ऊपर खनिज रेखा के रूप में समानांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे पत्रण फोलिएशन कहा जाता है। किंतु जब खनिज चट्टान पर चौड़ी पट्टी सदृश संरचना का निर्माण करते हैं तब इसे बैंडिंग यानी पट्टन कहा जाता है। कंप्लीट हो गया।